तो अब हम बात करेंगे टेस्ट नंबर 1 की। ये टेस्ट नंबर 1 है भाई, टेस्ट नंबर 1 ऑफ व्हाट? टेस्ट नंबर 1 ऑफ पॉलिटी। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट पॉलिटी। ठीक है, और पॉलिटी में भी हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के यहाँ पे क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये 100 क्वेश्चन से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे भाई। ये जो 100 क्वेश्चन होंगे ऐसे नहीं कि कोई सभी क्वेश्चन बना दिए, ये 100 क्वेश्चन से यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। It provided for the establishment of All India Federation consisting of province and princely state as unit। क्या ये ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात करता है? ये बिल्कुल सही है भाई। इट प्रोवाइडेड फॉर एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उसने ऑल इंडिया फेडरेशन को बनाया। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट है इट अबॉलिश डायरार्की इन द प्रोविंस एज वेल एट सेंटर। गलत बात है, बिकॉज जो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार। ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935, इसने क्या किया? एबॉलिश कर दिया। क्या एबॉलिश किया? इसने एबॉलिश किया डायरार्की एट दी प्रोविंस। ठीक है ना, डायरार्की एट दी प्रोविंस को इसने एबॉलिश कर दिया, जो कि इंट्रोड्यूस कब हुआ था? जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, जिसको बोलते हैं मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से आया था वो, उसको इसने एबॉलिश कर दिया, है ना। एंड इसने क्या किया? इंट्रोड्यूस किया। क्या इंट्रोड्यूस किया भाई? डायरार्की को इंट्रोड्यूस किया। कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया? एट दी सेंटर। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। थर्ड है द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज कैरिड अप टू 1946 एज पर द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नहीं भाई, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट था वो चला था 1946 तक। ठीक है, तो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट है एक ही स्टेटमेंट, आंसर हो जाएगा ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 2 है कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। द डेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज चेंज टू दैट ऑफ द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। Trade monopoly of the East India Company in India was abolished and open competition system of selection and recruitment of civil service was introduced. Arrange the above given events in the correct chronological order। ठीक है, तो जो डेजिग्नेशन था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को जो वाइसरॉय बोला गया वो 1857 के वॉर के बाद 1858 में ये बोला गया। एंड ट्रेड मोनोपोली जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसका एबॉलिश कब किया गया? चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से। एंड ओपन कंपटीशन है ना of selection and recruitment of civil servants was introduced। ये आया था चार्टर एक्ट ऑफ 1853 से। तो सबसे पहले क्या होगा भाई? सबसे पहले हो जाएगा हमारे पास 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 2, 3, 1, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 है विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट वाज इनेक्टेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया टू कंटर द फाइनेंशियल क्राइसिस कॉज्ड बाय नेपोलियन कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेज। जो नेपोलियन ने कॉन्टिनेंटल जो ब्लॉकेज किया था उससे जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसके लिए कौन सा एक्ट लॉन्च किया था भाई? देखो, नेपोलियन ने अराउंड 1800s के अराउंड यहाँ पे हमारे पास है ना 1810s के अराउंड यहाँ पे इसने ब्लॉकेज किया था। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आया। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे चार्टर एक्ट ऑफ 1813। Now question number 4 है with reference to the Indian Independence Act of 1947 consider the following statement। First है it provided for the creation of two independent dominion of India and Pakistan with the right to secede from the British Commonwealth। बिल्कुल सही है। It provided for each dominion a governor general who was to be appointed by the British king on the advice of the dominion cabinet। देखो भाई, गवर्नर जनरल जो था वो एडवाइस में बनाया जाएगा, इसके बारे में बात किया था भाई। बिल्कुल सही है ना। ऐसा डोमिनियन जो था, इस डोमिनियन जहाँ पे गवर्नर जनरल जो होंगे उसको अपॉइंट कौन करेगा? ब्रिटिश किंग अपॉइंट करेगा। लेकिन किसके यहाँ पे एडवाइस पे, है ना? डोमिनियन कैबिनेट की एडवाइस पे। थर्ड है द गवर्नेंस ऑफ ईच ऑफ द डोमिनियन एंड द प्रोविंस वाज टू बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बिल्कुल सही है। जो गवर्नेंस है हर डोमिनियन का किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? 1935 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हाँ, ये बात करता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ठीक है, करेक्ट हमसे पूछा है। करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑल 3। क्वेश्चन नंबर 5 है विद रेफरेंस टू मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। हमको बात किसी करनी है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म की। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हमसे पूछा है, गलत बताना है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के लिए, जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 भी बोलते हैं। ठीक है, नॉट करेक्ट हमको बताना है।
इट डिवाइडेड प्रोविंशियल सब्जेक्ट इनटू ग्रुप्स दैट इज ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सब्जेक्ट, बिल्कुल सही है भाई। इट मेड द सेंट्रल लेजिस्लेचर बाई कैमरल, बिल्कुल सही है, सेंट्रल लेजिस्लेचर उसने बाई कैमरल बनाया है। इंट्रोड्यूस द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम, देखो ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम जो था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1909 से आया था, ठीक है। तो दिस इज इनकरेक्ट, तो हमसे इनकरेक्ट तो पूछा है। इट प्रोवाइडेड दैट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज टू पे आउट ऑफ द ब्रिटिश रेवेन्यू, बिल्कुल सही है। सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का जो पैसा जाएगा वो कहाँ से जाएगा भाई, ब्रिटिश के रेवेन्यू जो कि इंडिया से जनरेट होता है उससे जाएगा। तो हमको गलत पूछा है, गलत हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज मोस्ट रिमीडिंग फीचर, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की जो बात करता है इट इज द मोस्ट रिमीडिंग फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है ये बात करता है वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है ना। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब उनको थोड़ा सा एक तरह से डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ मूव हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था वो टुवर्ड दी यूनिटरी गवर्नमेंट की तरफ चला गया था, ठीक है ना। बिकॉज इसने इंट्रोड्यूस भी किया था डायआर्की एट द प्रोविंस, डायआर्की टू ऑथोरिटीज, सॉरी यहाँ पे ये देखो ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्या क्या डायआर्की इंट्रोड्यूस किया द प्रोविंस, थोड़ा सा और डिसेंट्रलाइजेशन दिया है ना। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट था है ना, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट था यहाँ पे इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया था, ठीक है, नॉट बाई 1919 से एडवांस होकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट आया था। देखो छोटी छोटी चीज़ें हैं बट जिसे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और इनको हमेशा हमको दिमाग में रखना चाहिए यार, कब काम आ जाए पता नहीं, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। क्वेश्चन नंबर 7 है विथ रेफरेंस टू द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, हमको बात करनी है अबाउट द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट डिराइव्ड और इट डिप्राइव्ड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो इंडियन काउंसिल एक्ट था 1861 का, क्या वो जो बॉम्बे और मद्रास के पावर को छीन लिया, बिल्कुल सही है भाई, उनके लेजिस्लेटिव पावर से छीन लिया। इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ इंडियंस टू द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम, बिल्कुल सही है, जो है ना जो कुछ राजास थे उनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया, नॉमिनेट किया गया। एंड इट एम्पावर द गवर्नर जनरल टू इशू एन ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, बिल्कुल सही है, जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 है वो क्या करता है, इट एम्पावर द गवर्नर जनरल टू इशू व्हाट, टू इशू ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, ठीक है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट क्या है भाई यहाँ पे, करेक्ट है ऑल 3। तो इस क्वेश्चन में एक हमारे पास मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, मतलब यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट सही है बट फर्स्ट स्टेटमेंट सही नहीं है, बिकॉज इट डिप्राइव द गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर, गलत बात है भाई। जो इनसे लेजिस्लेटिव पावर जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का है ना, जिसने क्या किया, छीन लिया, जिसने क्या किया, जो मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी से जो लेजिस्लेटिव पावर था वो छीन लिया था, उसको वापस से जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 था उसने वापस से इनको वापस दिया। सो इट इज नॉट करेक्ट, ठीक है, हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट इन द ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट बच्चा को पता है यार, सेपरेट इलेक्टोरेट कॉन्सेप्ट दिमाग में आते ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 आना चाहिए, है ना। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे आए थे, ओके। एंड विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द पोर्टफोलियो सिस्टम इन इंडिया, जो पोर्टफोलियो सिस्टम था मतलब ये मिनिस्टर इसको संभालेगा, ये इसको संभालेगा, ये पोर्टफोलियो सिस्टम कब आया था ये हमको बताना है। ये आया था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 से, मतलब जैसे आज होता है ना भाई, ये मिनिस्टर है हमारे पास, सपोज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, तो हेल्थ के सबसे बड़े डिसीजंस होंगे वो ये मिनिस्टर लेगा। ये पोर्टफोलियो सिस्टम है ना, मतलब हेल्थ के अंदर जो भी चीज़ें आती है वो ये इसको देखेगा। ये पोर्टफोलियो सिस्टम कब आया था भाई, ये इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में आया था, इससे ये इंट्रोड्यूस किया गया था जो पोर्टफोलियो सिस्टम है वो, और ये इंपॉर्टेंट भी है ना। तो देखो ये दोनों मॉडर्न हिस्ट्री के रेफरेंस में तो इंपॉर्टेंट है ही है ना, इससे क्वेश्चन आएंगे, तो अगर मॉडर्न हिस्ट्री से आएंगे पॉलिटी में तो आने के चांसेस कम है, बट आएंगे ये पक्का है क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 10 है इन द फेडरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ 1935, इन द फेडरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ 1935 रेसिडुअरी पावर्स आर गिवन टू, तो जो फेडरेशन बना था भाई 1935 एक्ट के हिसाब से, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना था उसमें हमारे पास जो रेसिडुअरी पावर्स थे वो किसको दिए थे, गवर्नर जनरल को दिए गए थे। सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, रेसिडुअरी पावर आर गिवन टू दी गवर्नर जनरल, आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। क्वेश्चन नंबर 11 है कंसिडर द फॉलोइंग
पहला है सेफ गार्ड फॉर माइनॉरिटीज, डिप्रेस्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, proclamation of India as an independent sovereign republic. How many of the above were the part of the objective resolution moved by the Jawaharlal Nehru in the Constituent Assembly? ठीक है, तो जो जवाहरलाल नेहरू जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया था सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, उसमें से कौन कौन सी चीजें हैं? पहली चीजें हैं कि सेफ गार्ड फॉर माइनॉरिटीज, डिप्रेस्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, क्या ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर था? बिल्कुल था। प्रमोशन फॉर वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, क्या ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर था? बिल्कुल था। प्रमोशन ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक, क्या ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर ये था? बिल्कुल था। सो हमसे पूछा गया कौन कौन से थे, इसमें तीनों थे भाई। सो ऑल थ्री आर पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 12 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट ड्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, हमको वो बताना है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड नो वुमेन मेंबर, बिल्कुल गलत बात है यार, बहुत सारे वुमेन मेंबर्स थे यहाँ पे, है ना। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। ईच प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट्स वेर अलॉटेड सीट इन प्रपोर्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन, बिल्कुल सही, रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन, बिल्कुल सही। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब जिस प्रपोर्शन में आपका पॉपुलेशन है उसी प्रपोर्शन में आपको सीट दिया जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज अ पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी, बिल्कुल सही है यार, कुछ नॉमिनेटेड थे कुछ इलेक्टेड थे। सो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 13 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज प्रपोज्ड बाय जवाहरलाल नेहरू इन 1935। नो, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया था वो एम.एन. रॉय ने पहली बार प्रपोज किया था इन 1934। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज अ सोवरेन बॉडी, नहीं भाई, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ब्रिटिश ने बनाया था, तो इट इज नॉट अ सोवरेन बॉडी, है ना। थर्ड है द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, क्या इसके मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्ट किए गए थे? बिल्कुल सही है। एंड देयर वाज नो रोल प्लेड बाय मुस्लिम लीग इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बिल्कुल सही है, उन्होंने बोला कि हाँ हम बैठेंगे ही नहीं इसके अंदर। सो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 2 स्टेटमेंट्स, तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है कंसिडर द फॉलोइंग। फर्स्ट है करप्ट लॉ एनफोर्समेंट मशीनरी, सेकेंड है वीक जुडिशियल स्ट्रक्चर, थर्ड है द कॉम्प्लेक्सिटी of the political class and media house. How many of the above are threat to the freedom of thoughts and expression? ठीक है, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन के लिए हमको बताना है कि इनमें से कौन सा थ्रेट है। करप्ट लॉ एनफोर्समेंट मशीनरी रहेगा तो क्या होगा भाई, एक तरह से हमारे पास थॉट्स हैं वो ठीक से हमारे ध्यान में नहीं दिए जाएंगे, सो इट इज़ अ थ्रेट। वीक जुडिशियल स्ट्रक्चर, तो कोई गलती हुआ तो उसको सुधारा नहीं जाएगा, सो इट इज़ अ थ्रेट। एंड अगर कॉम्प्लिसिटी है पॉलिटिकल क्लास और मीडिया हाउस में आपस में लड़ रहे हैं आपस में, तो यहाँ पर जो फ्रीडम ऑफ थॉट है वो एक तरह से वायलेट होगा यार, वो एक तरह से वायलेट होगा। ओके, सो इट इज ऑल्सो अ थ्रेट टू दी फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। सो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कौन कौन से यहाँ पे थ्रेट हैं, तो यहाँ पे तीनों के तीनों थ्रेट हैं, आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3। क्वेश्चन 15 है कंसिडर द फॉलोइंग। ओके, क्वेश्चन 15 है कंसिडर द फॉलोइंग। फर्स्ट इज प्रमोशन ऑफ सिविल लिबर्टी, सेकेंड इज institutionalization of checks and balances, third is promotion of constructive friction between organs of government. How many of the above are the benefits of separation of power in the Indian Constitution? हमको बात करनी है अबाउट द बेनिफिट्स। बेनिफिट्स ऑफ व्हाट? बेनिफिट्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। जब सेपरेशन ऑफ पावर होता है ना, तो सिविल लिबर्टी एक तरह से प्रमोट की होती है, क्या? बिल्कुल होती है। क्या सेपरेशन ऑफ पावर होगा तो चेक्स एंड बैलेंसेस होंगे क्या? बिल्कुल सही है। एंड जो कंस्ट्रक्टिव फ्रिक्शन होगा बिटवीन द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, यस इट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कौन कौन से बेनिफिट्स हैं भाई अगर सेपरेशन ऑफ पावर होता है, तो हाँ बिल्कुल तीनों बेनिफिट्स से आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 16 है द टर्म नेगेटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब क्या होता है? जहाँ पे लिबर्टी है बट विदाउट स्ट्रेन। ठीक है, पॉजिटिव लिबर्टी मतलब ऐसा लिबर्टी जहाँ पे आज़ादी तो है बट कुछ दिक्कत, कुछ यहाँ पे आपको रिस्ट्रेंट्स हैं, कुछ आपके ऊपर यहाँ पे बात माननी पड़ेगी, कुछ यहाँ पे पाबंदियाँ हैं। बट नेगेटिव लिबर्टी के अंदर एन से याद रखना नेगेटिव, एन से याद रखना विदाउट। ठीक है, सो नेगेटिव लिबर्टी मीन्स लिबर्टी विदाउट रिस्ट्रेन।
क्वेश्चन नंबर 17 है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, कुछ फीचर्स हैं कुछ सोर्स कहाँ से उनको लिया गया है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कुछ चीजें तो याद होनी चाहिए, बिकॉज आप एलिमिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। और आज वो जमाना नहीं रहा जब यूपीएससी एक पॉइंट्स में पूछ दे कि भाई बताओ इमरजेंसी प्रोविजन कहाँ से लिए। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, लेंदी क्वेश्चन आएंगे, यूपीएससी पेपर को लेंदी बनाने के लिए बहुत सारे स्टेटमेंट घुसा रही है एक क्वेश्चन के अंदर, और उसके लिए आपको करना पड़ेगा, क्वेश्चन बहुत सारे बनाने पड़ेंगे, और उससे ही कंफ्यूजन दूर होता है। वरना 4 स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट आपको पता नहीं रहेगा, आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है इमरजेंसी, मतलब जो फर्स्ट फीचर है वो है इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस कहाँ से लिए गए हैं भाई? इमरजेंसी प्रोविजंस लिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से, नॉट फ्रॉम द वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से इमरजेंसी प्रोविजंस लिए गए हैं, ठीक है। वाइमार रिपब्लिक से क्या क्या, वाइमार रिपब्लिक से क्या लिया गया है? जर्मनी से क्या लिया गया है? वाइमार रिपब्लिक से हमने लिया है ना, फंडामेंटल राइट्स जो सस्पेंड किए जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स दैट आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, फंडामेंटल राइट्स दैट इज सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है। ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है इमरजेंसी प्रोविजंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिए गए हैं। बट जो इमरजेंसी के समय जो फंडामेंटल राइट्स को जो हम हटा सकते हैं, है ना, जो हम बोले तो रोक बोलते हैं यहाँ पे सस्पेंड कर सकते हैं, वो कहाँ से लिए हैं? उसके प्रोविजंस जो कहाँ से लिए हैं? इसके प्रोविजंस लिए गए हैं कहाँ से? जर्मनी के वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। सेकेंड है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहाँ से लिए गए हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आयरलैंड से लिए गए हैं, डीपीएसपी, ठीक है। पी लिखते समय हम लोग ऐसे डंडी करते हैं ना, तो इसको आयरलैंड, ठीक है, तो पी डंडी करते हैं पी समय, तो इसीलिए आयरलैंड, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिए गए? सोवियत यूनियन से, बिल्कुल सही है, यूएसएसआर, बिकॉज सोवियत यूनियन एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट है। सोशलिस्ट गवर्नमेंट जो है समाज के लिए कुछ करती है, तो ये था समाज को भी सोशलिस्ट गवर्नमेंट के लिए कुछ करना चाहिए, तो उनका फंडामेंटल ड्यूटी था, तो इस राशनल के साथ ये इंट्रोड्यूस किया गया था। जुडिशियल रिव्यू हमने कहाँ लिया था? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ये भी सही है। करेक्टली मैच हमसे पूछा गया, करेक्टली मैच स्टेटमेंट्स यहाँ पे कौन कौन से हैं भाई? 2 स्टेटमेंट करेक्टली मैच है, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 18 है कंसिडर द फॉलोइंग चेंजेस in the position of the Constituent Assembly. Consider the following changes in the position of the Constituent Assembly made by the Indian Independence Act of 1947, ठीक है। तो जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है 1947 का, उसमें जो कौन कौन से चेंजेस लिए गए थे उसके बारे में हमको बताना है। इट मेड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एज ए डोमिनियन लेजिस्लेचर, जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था उसने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को डोमिनियन लेजिस्लेचर बना दिया क्या? बिल्कुल सही है भाई, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से डोमिनियन लेजिस्लेचर बना दिया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को, मतलब एक लॉ मेकिंग बॉडी बना दिया, मतलब जो पार्लियामेंट बना दिया। ओके। सेकेंड, इट एम्पावर्ड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टू एब्रोगेट और अल्टर एनी लॉ मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन रिलेशन टू इंडिया, बिल्कुल सही है यार। इट हैड गिवन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली द ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग पावर फॉर द कंट्री, जो कि पार्लियामेंट वाला काम है, जो ब्रिटिश ने जो नियम बनाया उसको भी ये चेंज कर सकता है, अल्टर कर सकता है, उसकी पावर भी दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 से, किसको? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को। इट रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट, बिल्कुल सही है, जो स्ट्रेंथ था ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस का उसको कम कर दिया इसने। करेक्ट हमसे पूछा, चारों के चारों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं, सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। ओके। Now question number 19 है consider the following features. How many of the above are the federal feature of the Indian Constitution? Federal feature कौन कौन से हैं? Dual polity is a federal feature, yes. Division of power is a federal feature, yes. Bicameralism is a federal feature, yes. Bicameral मतलब दो, bi means two, camera means दो chamber, chamber means दो houses, दो houses मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा, है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, तो ये हमारे पास बाइकैमरलिज्म आते हैं। डाइआर्की मीन्स टू ऑथोरिटी, ठीक है। तो फेडरल फीचर्स में सारे के सारे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ओपाइंड दैट फेडरलिज्म इज द बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एसआर बम्बई केस जो कि 1994 में था, इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रेसिडेंट्स रूल की इम्पोजिशन पे, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, फेडरलिज्म इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, और आप कहीं भी किसी भी समय में आप इमरजेंसी प्रोविजन प्रेसिडेंट्स रूल नहीं लगा सकते। क्वेश्चन नंबर 21 है कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Judicial review, federation with a strong center, concurrent list, impeachment of the president. Okay, consider the following features of the Indian Constitution. Question number 21 है judicial review, federation with a strong center, concurrent list, impeachment of the president.
How many of the above given features of the Indian Constitution have been borrowed from the US Constitution? तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन से फीचर्स लिए हैं? जुडिशियल रिव्यू लिया है क्या? बिल्कुल सही है। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर कहाँ से लिया है? कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। एंड कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। सो ये दोनों नहीं होंगे। एंड इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, सो करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 21 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमको बात करनी है अबाउट द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन द केशवन एंड द भारती केस द सुप्रीम कोर्ट ओपाइंड दैट प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गलत बात है भाई। केशवन एंड द भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, है ना। प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब पार्ट ऑफ द बेसिक, इट इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा बोला था केशव भारती की एलिमेंट में। नॉट पार्ट नहीं बोला था, पार्ट बोला था। एंड प्रियम्बल इज जस्टिफाइबल इन नेचर। करेक्ट हमसे पूछा है। देखो प्रियम्बल इज, देखो भाई प्रियम्बल इज नॉट जस्टिफाइबल, मतलब आप इससे नियम नहीं बना सकते। सो इट इज नाइदर जस्टिफाइबल एंड नॉट, इट इज नाइदर जस्टिसिएबल एंड नॉट एनफोर्सेबल। तो ये दो चीज हमेशा दिमाग में रखना है प्रियम्बल के बारे में कि इट इज नॉट जस्टिफाइबल एंड इट इज नॉट एनफोर्सेबल। जो फंडामेंटल ड्यूटीज होते हैं दे आर जस्टिफाइबल एंड दे कैन बी एनफोर्स बाय लॉ। ठीक है, तो दोनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। प्रियम्बल के लिए याद रखना है, फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए याद रखना है। ठीक है, तो करेक्ट है, हमसे पूछा है, करेक्ट कोई सा भी नहीं है, नाइदर 1 नॉर 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर रिलेटेड टू द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद देयर रेस्पेक्टिव डिस्क्रिप्शन। हमको बात किसकी करनी है? प्रियम्बल की बात करनी है ना। कुछ टर्म दिए हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन की बात करनी है। सोवरीन का मतलब क्या है भाई प्रियम्बल में? सोवरीन का मतलब है ना, हमारे पास हम किसी और के द्वारा यहाँ पे नहीं गवर्न किए जाते। ठीक है ना, सो एक ऑटोनोमस एंटिटी है सोवरीन का मतलब। तो ये एंश्योर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी विद इन द नेशन, ये नहीं है यार। ठीक है, सोशलिस्ट का मतलब क्या है? सोशलिस्ट का मतलब क्या है भाई? हमारे पास एक तरह से सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी होना चाहिए। ये बोल रहा है कि सेल्फ गवर्निंग एंड ऑटोनोमस यूनिट होना चाहिए, गलत बोल रहा है भाई। इट इज सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी होना चाहिए। सेक्युलर का मतलब क्या है? यहाँ पे फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस होना चाहिए, राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेशन प्रोपोगेट एनी रिलीजन होना चाहिए। तो ये बोल रहा है इसमें सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं है, तो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट बता रहा है। सो दिस इज इनकरेक्ट। डेमोक्रेटिक मतलब क्या है भाई? डेमोक्रेटिक मतलब यहाँ पे हमारे पास स्टेट अथॉरिटी जो है ना वो पीपल से डिराइव करती है, तो उसको क्या बोलेंगे? डेमोक्रेटिक बोलेंगे। ये तो सेक्युलरिज्म का बता रहा है। सो ये जो है ये डेमोक्रेटिक का है। एंड रिपब्लिक का मतलब क्या है? जहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट है ना वो इलेक्टेड है, उसको क्या बोलते हैं? हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड एंड इट इज कॉल्ड एज रिपब्लिक। सो पांचों के स्टेटमेंट्स यहाँ पे गलत हैं यार। हमसे क्या पूछा है? नॉट करेक्टली मैच। याद रखना भाई, हमेशा पूछा क्या गया है उसको हमेशा अंडरलाइन कर लेना यार, बिकॉज सब तो पढ़ा होता है, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 2-3 क्वेश्चन जो कि गेम चेंजर होते हैं यार, है ना। वो आपको इन और आउट कर सकते हैं, पूरे 1 साल का प्रिपरेशन खराब कर सकते हैं, और 1 साल का प्रिपरेशन रोक सकते हैं, और उससे साल सेलेक्ट भी करा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी सी गलतियां हैं जो कि यहाँ पे हमको अवॉइड करनी है, बिकॉज बड़े बड़ी गलतियों से यूपीएससी अटकता नहीं है लोगों का, है ना। छोटी छोटी गलतियों से अटकता है, छोटी छोटी गलतियां बहुत बड़ा बड़ा रिजल्ट खराब कर जाती है। तो यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है, तो नॉट करेक्ट यहाँ पे कोई सा भी करेक्ट नहीं है। सो ऑल द 5 स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 है कंसिडर द फॉलोइंग सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर रिवील्ड बाय द प्रियम्बल ऑफ द हाउ मेनी ऑफ द अबव आर रिवील्ड बाय द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो प्रियम्बल में क्या क्या बताया गया है? अथॉरिटी के बारे में बात की गई। हाँ, सोर्स ऑफ अथॉरिटी प्रियम्बल में बोला गया है पीपल्स जो है वो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है ना। इट डिराइव्स, प्रियम्बल डिराइव्स द अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल्स। ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का वो भी बताया गया है क्या प्रियम्बल के अंदर? बिल्कुल सही है ना। S3DR दैट इज सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये ऑब्जेक्टिव जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताए गए हैं, मतलब प्रियम्बल के अंदर बताए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। सो yes, source preamble is a source of authority and preamble also have objectives of the constitution, so ये दोनों होंगे। एंड डेट ऑफ अडॉप्शन दिया गया है क्या कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल के अंदर? बिल्कुल सही है। प्रियम्बल के अंदर मेंशन है भाई नवंबर 26, 1949 इज द डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द प्रियम्बल, सॉरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डेट ऑफ अडॉप्शन। तो ये मेंशन है किसके अंदर? प्रियम्बल के अंदर। याद रखना नवंबर 26, 1949 इज द डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डेट ऑफ adoption
ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए तो इसी डेट में हम क्या बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं बिकॉज ये एडॉप्शन हुआ था इस दिन, लागू के इनैक्टमेंट कहीं भी और हुआ था। इनैक्टमेंट हुआ था जनवरी 26, 1950 को, ठीक है। ये एडॉप्शन की बात हो रही है, सो इट इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे तीनों करेक्ट हैं यार, ये तीनों चीजें प्रियम्बल के अंदर बताई गई है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 25 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर से प्रियम्बल से क्वेश्चन है। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैंस कैन नॉट बी अमेंडेड। गलत बात है भाई, मिनर्वा मिल केस में साफ साफ बोला है कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज नॉन जस्टिफाइबल इन नेचर। हमने देखा कि भाई प्रियम्बल इज नादर एनफोर्सेबल एंड नॉन जस्टिसिएबल। प्रियम्बल क्या है, नॉन जस्टिसिएबल भी है, and neither it is zone of power and neither you can enforce preamble and it is non justiciable। का मतलब इसके क्या ये यहाँ से पावर ले सकता है, प्रियम्बल ने जो बोला कि वहाँ से हम नियम बना सकते हैं, नहीं बना सकते। सो इट इज नॉइदर अ सोर्स ऑफ पावर एंड नॉट इट इज एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। कि यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी गई है, अगर यहाँ पे इसको वायलेट हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि प्रियम्बल में लिखी गई है और ये हमको नहीं मिल रहा है, तो क्या आप उसको कोर्ट में जा सकते हो, नहीं जा सकते, है ना। एंड इट एक्ट एज अ प्रोहिबिशन ऑन द पावर ऑफ द पार्लियामेंट। क्या ये प्रोहिबिशन है यार पार्लियामेंट के पावर पे, गलत बात है। सो करेक्ट हमसे पूछा तो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, आंसर हो जाएगा ए। ओके, तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं बोल दूँ कि देखो प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट बोल रहा है, गलत बात है। प्रियम्बल इज अ पार्ट, किसमें देखा था हमने, देखा था केशवानंद भारती जजमेंट में देखा था, है ना, कि इसमें बोला कि यस इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो बेरूबारू इंडियन वाला केस है, बेरूबारी यूनियन केस जो कि 1960 में था, इस केस में बोला था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट, प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट, बट इससे एडवांसमेंट हुआ केशवानंद भारती केस में, और वहां बोला कि नहीं प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 26 है, विद रेफरेंस टू द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट लिमिट द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर। गलत बात है भाई। The term fraternity was added to the preamble by the 42nd Constitutional Amendment। नहीं, पहले से था। 42nd Constitutional Amendment से 3 वर्ड ऐड किए गए थे, ठीक है ना। एक तो सोशलिस्ट, एक सेक्युलर एंड एक है इंटीग्रिटी। ओके, फ्रेटर्निटी पहले से था, सो दिस इज इनकरेक्ट, है ना। इट कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368, बिल्कुल सही है भाई। तो हमसे करेक्ट पूछा है तो ओनली वन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूजेज ऑफ द टर्म यूनियन एंड सेंटर। द टर्म सेंट्रल गवर्नमेंट इज एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू रिफर टू द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द नेशन। नहीं भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार मेंशन नहीं है, यूनियन 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 मेंशन है, ठीक है। सो इट इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। The term center was deliberately chosen by the Constituent Assembly over union to denote the federal nature of India's governance structure। बिल्कुल सही है ना, इसको बहुत ध्यान से चुना था इसने। According to this General Clause Act of 1897, the President is the central government for all political purpose after the commencement of the Constitution। बिल्कुल सही है, ये जनरल क्लॉज जो था 1897 का, इसमें ये बोला गया था। The avoidance of the term center or central government in the constitution aim to prevent excessive centralization of power। बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा गया तो यहाँ पे नॉट करेक्ट, सॉरी हमसे पूछा गया नॉट करेक्ट पूछा गया, तो ओनली वन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, दैट इज फर्स्ट का स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल्स दिए हैं, सब्जेक्ट मैटर की बात करनी है। आर्टिकल 1 नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन बताया गया है इसके अंदर, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 2 एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट टू इंडिया, ये भी बताया गया है इसके अंदर। आर्टिकल 3 इंटीग्रल रीएडजस्टमेंट बिटवीन द टेरिटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। देखो आर्टिकल 2 बात करता है कि बाहर से स्टेट के अंदर कैसे लें। आर्टिकल 3 बात करता है कि तोड़ फोड़ के अंदर में ही स्टेट को क्या करें, तोड़ फोड़ के ही इसको क्या करें, यहाँ पे आपस में रिडिस्ट्रीब्यूट करें, रीएडजस्ट करें, ठीक है। तो करेक्टली मैच हमसे पूछा गया, करेक्टली मैच यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल 3। क्वेश्चन 29 है, कंसिडर द फॉलोइंग मल्टीपर्पस मल्टी एंट्री लाइफ लॉन्ग वीजा फॉर विजिटिंग इंडिया, एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन विथ लोकल अथॉरिटी फॉर एनी लेंथ ऑफ स्टे इन इंडिया, राइट टू वोट इन इंडियन इलेक्शन। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर द गिवन बेनिफिट।
हाउ मेनी ऑफ द अबव गिवन बेनिफिट्स आर अवेलेबल टू ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओसीआई कार्ड होल्डर जो है उसको कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं? हाँ, उसको लाइफ लॉन्ग वीज़ा कॉन्सेप्ट, लाइफ लॉन्ग वीज़ा मिलता है इंडिया आने के लिए, और उसको जब आना होगा तो लोकल पुलिस अथॉरिटी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो, क्योंकि इंडियन सिटीजन है नहीं, सो इनको राइट टू वोट नहीं मिलता। जो एनआरआईज होते हैं वो इंडियन सिटीजन होते हैं, इसीलिए इनके पास राइट टू वोट होता है, याद रखना। ओके, सो यहाँ पे ओनली 2 स्टेटमेंट्स है ना, ओनली 2 ऑफ द बेनिफिट्स आर अवेलेबल टू द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 30 है, द फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट प्रोवाइड द फीचर ऑफ डुअल सिटीजनशिप। ठीक है, फेडरल सिस्टम में क्या होता है? डुअल सिटीजनशिप होता है। अंडर दिस अ पर्सन इज नॉट ओनली द सिटीजन ऑफ द कंट्री बट ऑल्सो द पर्टिकुलर स्टेट। एक कंट्री का भी होता है कि स्टेट का भी सिटीजन होता है। वेयर द पर्सन इज बोर्न और बिलोंग टू। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन्ड कंट्रीज ऑफर डुअल सिटीजनशिप? क्या यूएसए के अंदर डुअल सिटीजनशिप है? हाँ बिल्कुल। कोई भी एक पर्सन जो कि सपोज करो फ्लोरिडा में रह रहा है ना, तो वो फ्लोरिडा का भी सिटीजन होता है, यूएसए का भी सिटीजन होता है। बट इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजनशिप है यार, कनाडा के अंदर भी सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, तो डुअल सिटीजनशिप ओनली वन, दैट इज इन यूएसए। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू प्रमोट द आइडियल्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ठीक है ना, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कौन प्रमोट करते हैं? डीपीएसपी है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। एंड जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये क्या करते हैं? ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमको सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात की गई है, तो इट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि कहाँ से लिया है? हमने आयरलैंड से लिया है। 32 है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्ट द स्टेट टू मेक इफेक्टिव प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग राइट टू वर्क। ये राइट टू वर्क कहाँ पे बताया गया है? आर्टिकल 41 के अंदर, राइट टू वर्क। क्वेश्चन 33 है, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज अ फंडामेंटल राइट क्लासिफाइड अंडर। देखो, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो है ये आर्टिकल 17 है भाई, और आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक क्या में आता है? 14 से लेके 18 तक राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है। एंड उसके बाद 19 से लेके 22 तक इसमें आता है राइट टू फ्रीडम में आता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, कंसिडर द फॉलोइंग कमिटीज। फर्स्ट है स्वरण सिंह कमेटी, सेकंड है वर्मा कमेटी, थर्ड इज अशोक मेहता कमेटी। हाउ मेनी ऑफ दी अबव गिवन कमेटी आर एसोसिएटेड विद फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ कौन कौन से चीज एसोसिएटेड हैं? देखो, जो स्वरण सिंह कमेटी था इसके रिकमेंडेशन से तो फंडामेंटल ड्यूटीज आए, ठीक है ना, 1976 में आए। ठीक है, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आए। लेकिन वर्मा कमेटी ने, मतलब उस समय 8 फंडामेंटल ड्यूटीज आए थे। बाद में वर्मा कमेटी ने बोला कि भाई और भी कुछ फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, है ना, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज होने चाहिए, जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से भी कुछ आए थे, जो कि 2002 में हुआ था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें इंपॉर्टेंट ये था कि उसमें राइट टू एजुकेशन को ऐड किया गया था, है ना। तो उसी समय भी फंडामेंटल राइट 3 और जोड़े गए, तो 11 फंडामेंटल राइट हुए। ठीक है, तो वर्मा कमिटी इज ऑल्सो रिलेटेड टू दी फंडामेंटल ड्यूटी, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज ना, राइट जो बोला था वो था फंडामेंटल ड्यूटीज की बात हो रही है। एंड अशोक मेहता कमेटी, इट इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज रिलेटेड टू पंचायती राज, है ना, दैट इज पंचायत। थर्ड इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया है, तो अशोक मेहता कमेटी हो गया। So 2 are associated with fundamental duties. Question number 35 है, what make directive principles of state policy different from fundamental rights? Directive principles of state policy different क्यों है? Because DPSPs are not enforceable, but fundamental rights are enforceable. अगर आपके fundamental rights वायलेट हो रहे हैं तो आप कोर्ट में जा सकते हो और बोल सकते हो कि यार मेरा fundamental right वायलेट हो रहा है, मेरे को इसको लागू करके दो। बट डीपीएसपी में नहीं बोल सकते कि हाँ डीपीएसपी राइट टू वर्क बात करता है, आर्टिकल 41 राइट टू वर्क बात करता है, कोई आदमी बेरोजगार है तो वो कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकता कि भाई मैं बेरोजगार हूँ, मेरे को नौकरी नहीं दे रहा है सरकार। ठीक है, सो बिकॉज इट इज डीपीएसपी के अंदर आता है, सो डीपीएसपी इज नॉट एनफोर्सेबल बट फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल। इंपॉर्टेंट चीज है। फंडामेंटल राइट्स आर पॉजिटिव इन नेचर बाय डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नेगेटिव इन नेचर, गलत बात है। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिफाइबल और जस्टिसिएबल while directive principles are not justiciable, बिल्कुल सही है। justiciable means they are the source of power। तो आंसर हो जाएगा बी।
क्वेश्चन नंबर 36 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर पार्ट 4A। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करनी है पार्ट 4A के अंडर। दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय द लॉ, बिल्कुल सही है। फंडामेंटल दे आर नॉट एनफोर्सेबल बोल सकता है ना, दे कैन बी एनफोर्सेबल, दे कैन जो है ना सरकार है उसको एनफोर्स कर सकती है यार। एंड दे नॉट एनफोर्सेबल बोल रही है तो गलत बोल रही है। दे हेल्प द कोर्ट इन एग्जामिनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ लॉ, बिल्कुल सही है। पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड फॉर द इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी फॉर द वायलेशन ऑफ स्पेसिफिक ड्यूटीज, ये भी सही है। करेक्ट हमसे पूछा गया तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट द राइट टू एजुकेशन। ठीक है, राइट टू एजुकेशन जो है ये आर्टिकल 21A के अंदर आता है। एंड आर्टिकल 21 इज पार्ट ऑफ द राइट टू फ्रीडम। हमने बोला 19 to 22 इज पार्ट ऑफ राइट टू फ्रीडम। एंड राइट टू एजुकेशन जो था वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2002 में हुआ था यार। क्वेश्चन नंबर 38 है, अ यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स का आदमी इंडिया में रह रहा है तो क्या क्लेम नहीं कर सकता। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन जो कि 21A का पार्ट है, याद रखना 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30 ये जो है ये आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए ही अवेलेबल है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए ही अवेलेबल है। तो बाहर का कोई फॉरेनर इसको अवेलेबल नहीं कर सकता। तो आर्टिकल 21 है तो बाहर और अंदर दोनों के लिए है, तो ये तो अवेल कर सकता है ना। इक्वालिटी बिफोर द लॉ ये आर्टिकल 14 है जो कि ये अवेल कर सकता है। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर जो कि आर्टिकल किसके अंदर आता है, 25, 26 के अंदर आता है, इसको भी ये कर सकता है। बट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है आर्टिकल 19 के अंदर आता है ना। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंदर आता है, ये अवेल नहीं कर सकता बिकॉज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज ओनली अवेलेबल टू द इंडियन सिटीजन एंड नॉट टू द फॉरेनर। सो इट कैन नॉट अवेल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इंडिया का मतलब अंग्रेज कोई मतलब कोई भी अमेरिका का आदमी इंडिया में आके कुछ भी नहीं बोल सकता। क्वेश्चन नंबर 39 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू आर्टिकल 32 की बात करनी है। आर्टिकल 32 डील्स विद रिट्स ओके ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट गारंटीज द राइट टू मूव okay, it guarantees the right to move the supreme court and high court for the enforcement of fundamental rights, बिल्कुल सही है। बट ये हाई कोर्ट में आप जा सकते हो क्या फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए? हाई कोर्ट्स में नहीं जा सकते भाई, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। सो दिस इज इनकरेक्ट। द प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड आर्टिकल 32 ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, बिल्कुल सही है यार। आर्टिकल 32 को सस्पेंड कर सकता है कि आप हाई कुछ भी निर्णय लिए हैं उसके लिए आप हाई सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, उसको ये सस्पेंड कर सकता है प्रेसिडेंट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 252। आर्टिकल 32 कैन नॉट बी इन्वोक्ड सिंपली बाय डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लेजिस्लेशन अनलेस इट डायरेक्टली इन्फ्रिंजेस ऑन एनी फंडामेंटल राइट्स, बिल्कुल सही है। डायरेक्टली कोई नियम बना के 32 को खत्म नहीं कर सकते भाई, है ना। कोई सा भी नियम बना के मतलब डायरेक्टली 32 गलत बोल रहा है, कोई सा भी नियम चलेगा आप सुप्रीम कोर्ट, ऐसा नहीं। जब तक वो फंडामेंटल राइट को डायरेक्टली इन्फ्रिंज ना करे आप 32 को इन्वोक नहीं, 32 को यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, ये भी सही है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 है, कंसिडर द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स। राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वन चॉइस, राइट टू रिजर्वेशन, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाउ मेनी ऑफ द मेंशन्ड फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वन चॉइस ये आर्टिकल 21 के अंदर आता है, दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ लिबर्टी एंड, है ना, राइट टू लाइफ। एंड राइट टू रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, है ना, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है भाई कि राइट टू रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। एंड राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, है ना, इट इज अ फंडामेंटल राइट, इट इज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो ये मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बट राइट टू रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो कौन कौन से फंडामेंटल राइट मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? 1 and 3। क्वेश्चन है 41 है, कंसिडर द फॉलोइंग। ड्यूटी टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ड्यूटी टू पे टैक्स, ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड ड्यूटी टू रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर पार्ट 4A। मतलब इनमें से कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटी है ये हमको बताना है। Duty to safeguard public property, yes it is a fundamental duty. Duty to pay tax is not a fundamental duty because गरीब लोग को टैक्स नहीं लगता यार, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। Duty to protect natural environment, yes it is a fundamental duty. And duty to respect national flag and national anthem, याद रखना। यहाँ पे घुमा के नेशनल सॉन्ग लिख दिया जाता है
है ना, बट नेशनल सॉन्ग लिखा तो गलत हो जाएगा, बट यहाँ पे नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट करना हमारा एक ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है। सो हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा वहाँ पे ओनली 3। क्वेश्चन नंबर 42 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू फंडामेंटल राइट्स। हमको बात करनी है अबाउट फंडामेंटल राइट्स अंडर पार्ट 3। दे आर ओनली अवेलेबल टू सिटीजन्स एंड नॉट टू फॉरेनर्स। गलत बात है भाई, कुछ फंडामेंटल राइट्स इंडियन के लिए ही अवेलेबल है, ओनली फॉर इंडिया। वो कौन कौन से हैं भाई? 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और 30 है। बाकी अदर फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू बोथ, सो दिस इज इनकरेक्ट। द पार्लियामेंट कैन curtail or repeal any of the fundamental rights to implement any of the directive principles. No, फंडामेंटल राइट्स ऊपर होते हैं डीपीएसपी से। आप डीपीएसपी को लगाने के फंडामेंटल राइट्स को हटा नहीं सकते, दे आर द पार्ट ऑफ द बेसिक फीचर। ऑल फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। नो, 21 आर्टिकल 20 एंड 21 जो है वो नेशनल इमरजेंसी के समय भी यहाँ पे ये सस्पेंड नहीं कर सकते। करेक्ट हमसे पूछा है भाई, करेक्ट यहाँ पे कोई सा भी नहीं है, सो नन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43 है विथ रेफरेंस टू द फंडामेंटल ड्यूटीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात करनी है फंडामेंटल ड्यूटीज की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फंडामेंटल ड्यूटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड बाय आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। नो, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो हम यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से लेते हैं। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है भाई? हमने डीपीएसपी लिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। पी को हम ऐसे डंडा करके लिखते हैं, सो पी और आई बराबर बराबर। सो दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज फंडामेंटल ड्यूटीज आर टेकन फ्रॉम यूएसएसआर एंड नॉट फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। बलवंत राय मेहता, मेहता मेहता भाई भाई, भाई भाई मेहता मेहता भाई भाई, मतलब बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता कमेटी जो है, दिस आर बोथ फॉर व्हाट? दिस आर बोथ फॉर पंचायती राज। ठीक है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ रिलेटेड नहीं है। करेक्ट हमसे पूछा है भाई, करेक्ट कोई सा भी नहीं है, नाइदर 1 नॉट 2 इज करेक्ट। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 44 है विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंटाइटल्स एवरी सिटीजन द राइट टू मूव फ्रीली इनसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, राइट टू मूव फ्रीली इज पार्ट ऑफ द राइट टू फ्रीडम ऑफ आर्टिकल 19। क्वेश्चन नंबर 45 है, देखो यहाँ पे ये याद रखना, राइट टू मूव फ्रीली इनसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया है ना, राइट टू मूव फ्रीली इनसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज द पार्ट ऑफ द राइट टू आर्टिकल 19 एंड राइट टू मूव टू अदर नेशन इज द पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ। क्वेश्चन नंबर 45 है which of the following directive principles of state policy has been added by the 42nd Amendment Act of 1976। जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसमें से कौन कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ऐड किया गया था? टू सिक्योर द अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। क्या ये डीपीएसपी को जोड़ा गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से? ओके, सो टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इसको जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। और ये किसके अंदर है भाई? आर्टिकल 39 के अंदर। आर्टिकल 39 बात करता है अबाउट व्हाट? आर्टिकल 39 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि डीपीएसपी के अंदर आता है, जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से जोड़ा गया था। इट टॉक्स अबाउट टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। ठीक है, सेकंड है टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ को सेव करने की बात की गई है आर्टिकल 48A के अंदर, जो कि ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, जो कि 1976 में आया था, जो कि डीपीएसपी का ही पार्ट है। सो दिस बोथ आर द पार्ट ऑफ द डीपीएसपी एंड दोनों 42nd अमेंडमेंट एक्ट से आए थे। ठीक है ना, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन आर्टिकल 39 है। टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इट इज द पार्ट ऑफ 48A। दोनों सही है भाई, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 46 है कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स एनशाइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। है ना, फंडामेंटल राइट्स से कौन कौन से फीचर्स जो हैं वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, उसके बारे में बताना है। दे आर ऑल क्वालिफाइड इन नेचर, सॉरी दे आर ओनली क्वालिफाइड, है ना, क्या ये ओनली क्वालिफाइड है, कोई एब्सोल्यूट नहीं है भाई? एक एब्सोल्यूट भी है, आर्टिकल 17 इज एब्सोल्यूट इन नेचर। सो जितने भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होते हैं वो मैक्सिमम चांसेस है गलत होने का, और यहाँ पे गलत ही है। सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एनशाइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नेगेटिव इन कैरेक्टर। यस, सम, कुछ नेगेटिव्स भी हैं। All the fundamental rights enshrined in the Indian Constitution are directly enforceable. All. So, all fundamental rights are enshrined in the Constitution are directly enforceable. No. भाई देखो, कुछ जो है वो लॉ से बनाए गए हैं, तो कुछ लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल हैं,
एंड कुछ डायरेक्टली एनफोर्सेबल है, सो ऑल नहीं है, गलत जाएगा। और ये जो फर्स्ट वाला है, दे आर ऑल क्वालिफाइड इन नेचर, बिल्कुल सही है ना। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, याद रखना है ना। एक ही है बट उसने ध्यान नहीं दिया है तो उसको, इसीलिए जनरली आप यूपीएससी के ऊपर यार वो किसके रेफरेंस में बात कर रही है। तो मैं रहूँगा तो मैं तो ज़्यादा डेप्थ में घुस गया, इसीलिए बोला कि भाई आर्टिकल 17 जो है एब्सोल्यूट है। बट अगर आपसे बोला जाए आर्टिकल 17 क्लॉज सी जो है वो एब्सोल्यूट में है, ठीक है। तो जनरली आप मानो कि नहीं, फंडामेंटल राइट्स आर क्वालिफाइड इन नेचर, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। ओके, फोर्थ है, दे कैन बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ और एनी कोर्ट ऑफ लॉ इन इंडिया इन केस ऑफ देयर वायलेशन। नो, फंडामेंटल राइट्स जो है वो किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। अगर वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, फिर हाई कोर्ट में जा सकते हो यार, ठीक है, किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते। करेक्ट हमसे पूछा तो दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 47 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और कंसिडर द फॉलोइंग राइट्स एनशार्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कंसिडर द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स एनशार्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू द फॉरेनर्स। कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स जो है वो फॉरेनर्स को भी अवेलेबल हैं। देखो 15, 16 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन के लिए है, ओनली इंडियन, ठीक है। बट इसके अलावा फॉरेनर्स के लिए है। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड प्रोफेशन, ये आर्टिकल 25 है भाई। एंड प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, ये आर्टिकल 23 है भाई, 23 एंड 24 है। एंड फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर आर्टिकल 26 है। सो दिस आर ऑल अवेलेबल टू दी फॉरेनर्स। तो आंसर हो जाएगा ऑल 3। क्वेश्चन नंबर 48 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स एंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट अवेलेबल टू कॉर्पोरेशन और कंपनीज। गलत बात है भाई, फंडामेंटल राइट्स जो है वो फॉरेन, है ना, कॉर्पोरेशन और कंपनीज को भी है, बिकॉज दिस आर नोन एज लीगल इंडिविजुअल्स। And there are no constitutional remedies when the right that are available against the state action only are violated by a private individuals, है ना। अगर जो स्टेट एक्शन के खिलाफ, है ना, फिर से पढ़ते हैं, there are no constitutional remedies when the right that are available against the state action only are violated by the private individual, है ना। अगर प्राइवेट इंडिविजुअल कोई राइट को वायलेट कर रहा है तो ऐसा कोई लॉ नहीं है क्या, ऐसा बोल रहा है कि ऐसा कोई लॉ नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है। बिल्कुल सही है भाई, है ना। अगर एक प्राइवेट इंडिविजुअल कोई भी स्टेट के एक्शन को वायलेट कर रहा है तो उसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी नहीं है, है ना। उसको मतलब नहीं जा सकते हम लोग सुप्रीम कोर्ट में बोल सकते हैं भाई ये आदमी जो है वो वायलेट कर रहा है यार, बात नहीं मान रहा है, ठीक है। सो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा 2 ओनली। अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज इस प्रकार क्वेश्चन जो है कंफ्यूज करते हैं। भाई तो क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिकॉज आसान क्वेश्चन गलत हो चलता नहीं है, टफ क्वेश्चन गलत हो चल जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, कंसिडर द फॉलोइंग राइट्स एनशार्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी। हाउ मेनी ऑफ द अबव गिवन राइट्स आर क्लासिफाइड इन द राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम अंदर हमारे पास कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, 19 to 22 कम्स अंदर राइट टू फ्रीडम, है ना। प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट टू कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस 22 के अंदर आता है, पर्सनल लिबर्टी 21 के अंदर, एलिमेंट्री एजुकेशन 21A के अंदर, ओके। प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट टू कन्विक्शन ऑफ एन ऑफेंस, है ना, 20 के अंदर आता है। मतलब जो नार्को एनालिसिस आप नहीं कर सकते, है ना, आप रेट्रोस्पेक्टिव लॉ नहीं बना सकते, है ना, ये सब। फोर्थ है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट ऑफ माइनॉरिटी। माइनॉरिटी के बारे में 29 बात करता है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ राइट टू फ्रीडम, ठीक है। सो ओनली 3 आर पार्ट टू राइट टू फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 50 है, कंसिडर द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हाउ मेनी ऑफ द अबव वर चेंज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। जो 86 अमेंडमेंट हुआ 2002 में, उसमें क्या क्या चेंज हुआ। फंडामेंटल राइट चेंज हुआ क्या, बिल्कुल 21A इंट्रोड्यूस हुआ। फंडामेंटल ड्यूटी चेंज हुआ क्या, बिल्कुल सही है। यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी लाया गया, ड्यूटी ऑफ द पेरेंट टू इंश्योर व्हाट, है ना, 14 ईयर्स तक क्यों क्या करे, 6 to 14 ईयर्स को, 14 ईयर्स तक तुम बच्चे को स्कूल भेजे,
एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी चेंज लाया गया क्या? बिल्कुल सही है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आर्टिकल 45 लाया गया, 45 में चेंज लाया गया, मतलब जो स्टेट है ना वो एजुकेशन, चाइल्डहुड एजुकेशन के ऊपर ध्यान देगी, चाइल्डहुड एजुकेशन के ऊपर नियम बनाएगी, इसके बारे में बात किया गया। तो 42nd मतलब जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसने क्या किया भाई, डीपीएसपी को भी चेंज किया, फंडामेंटल राइट्स को भी चेंज किया, फंडामेंटल ड्यूटीज को भी चेंज किया, मतलब तीनों को चेंज किया। क्वेश्चन नंबर 51 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटीज दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। गलत बात है भाई, फंडामेंटल ड्यूटीज आर एनफोर्सेबल, दिस इज इनकरेक्ट। दे हेल्प द कोर्ट इन एग्जामिनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ। ये देखो ये क्वेश्चन रिपीट है बिकॉज इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड फॉर इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ स्पेसिफिक ड्यूटीज, ये सही है, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 52 है, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिनायल ऑफ मैटरनिटी रिलीफ वायलेट्स व्हाट। डिनायल ऑफ मैटरनिटी रिलीफ, आप मैटरनिटी रिलीफ नहीं देते हो, सो इट वायलेट्स व्हाट, इट वायलेट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, बिकॉज आर्टिकल 42 में यह बात की गई है, मैटरनिटी लीव आपको देने की बात की गई है आर्टिकल 42 में, है ना, मैटरनिटी रिलीफ देने की बात की गई आर्टिकल 42 में। अगर आप इसको नहीं मानते, डिनायल करते हो, तो यू आर वायलेटिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 53 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट है आर्टिकल 13 प्रोवाइड्स फॉर द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, बिल्कुल सही है यार। जुडिशियल रिव्यू इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है। ऐसा किसमें कहा था, मिनर्वा मिल केस। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा बोथ। क्वेश्चन नंबर 54 है, विद रेफरेंस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, सेकंड म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत, थर्ड है प्राइवेट एजेंसी वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ मेनी ऑफ द अबव फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 12 के हिसाब से डेफिनेशन ऑफ स्टेट में कौन आता है, पार्लियामेंट आता है, बिल्कुल सही है। म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत सही है। प्राइवेट एजेंसी जो कि एक स्टेट के अंदर इंस्ट्रूमेंट जैसे काम कर रही है, ये भी किसके अंदर आता है, स्टेट के अंदर आता है। डेफिनेशन ऑफ स्टेट जो कि आर्टिकल 12 के अंदर बात की गई है। जुडिशियल रिव्यू कह रहे हैं, आर्टिकल 13 के अंदर बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 55 है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड चेयरमैन। ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन चेयरमैन थे, बी आर अम्बेडकर, बिल्कुल सही है। एंड रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी थे इसके जो हमारे पास चेयरमैन थे वो कौन थे, इसके चेयरमैन थे रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, वो थे राजेंद्र प्रसाद। एंड यूनियन कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। एंड स्टेट कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, नॉट सरदार पटेल। सो करेक्टली मैच यहाँ पे एक ही है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो होती है पढ़ने से याद नहीं रहती, क्वेश्चन बनाने से याद रहता है ये सब। क्वेश्चन नंबर 56 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इन इंडिया। हमको बात करनी है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की। द स्टेट लेजिस्लेचर शुड रेटिफाई अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल विद इन 3 मंथ, है ना। देखो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को जो स्टेट है उसको कितने मंथ के अंदर रेटिफाई करना पड़ेगा, 3 मंथ के अंदर रेटिफाई करना पड़ेगा क्या? नहीं भाई, ऐसे कहीं पे मेंशन नहीं है कि भाई जो स्टेट को रेटिफाई करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को, है ना। जो पार्लियामेंट है वो तो स्पेशल मेजोरिटी से भी, है ना, या फिर सिंपल मेजोरिटी से अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को, बट ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि हाँ इतने मंथ के अंदर, 3 मंथ के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर को रेटिफाई करने की जरूरत है भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को। A deadlock over the passage of this constitutional amendment bill can be resolved by a joint sitting. No, money bill and constitutional amendment bill में joint sitting का प्रोविजन नहीं है। दोनों करेक्ट हैं, सॉरी दोनों करेक्ट नहीं है, दोनों इनकरेक्ट हैं। तो नॉट करेक्ट हमसे पूछा है, सो बोथ 1 and 2 इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन 57 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। द प्रोविजंस ऑफ जॉइंट सिटिंग डज नॉट अप्लाई टू द मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, बिल्कुल सही है। The quorum to constitute a joint sitting is 1/10 of the total number of member of the total 2 houses, बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 and 2।
क्वेश्चन नंबर 58 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय स्पेशल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट। स्पेशल मेजोरिटी से आप कौन कौन से प्रोविजंस को अमेंड कर सकते हो? द एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट, बिल्कुल सही है। स्पेशल मेजोरिटी से जो एक्सटेंट है उसको हम क्या कर सकते हैं? अमेंड कर सकते हैं। एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, बिल्कुल सही है भाई। 7th शेड्यूल की कोई से भी लिस्ट को हम स्पेशल मेजोरिटी से हम अमेंड कर सकते हैं, बट हमको यहाँ पे अगर इसको अमेंड करें तो यहाँ पे हमको चाहिए सहमति चाहिए स्टेट की भी। अमेंड तो कर सकते हैं, सहमति भी चाहिए। ठीक है, तो करेक्ट हमसे पूछा, दोनों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 59 है द इंडियन फेडरेशन क्लोजली रिसेंबल्स व्हाट? कनाडा। दोनों का फेडरेशन कैसा है? कनाडा का इंडिया का दोनों का यूनिटरी है। विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजंस। हमको बात करनी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। सिलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, representation of the state in the parliament. How many of the above given provisions of the constitution can be amended with the consent of the states? स्टेट की कंसेंट किसमें जरूरत है? प्रेसिडेंट की इलेक्शन को अमेंड करने की जरूरत है क्या? हाँ। लिस्ट जो 7th लिस्ट में हम किसी को अमेंड कर रहे हैं तो उनकी कंसेंट की जरूरत है क्या? हाँ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट को अगर हम क्या कर रहे हैं? अमेंड करें तो उनकी सहमति की जरूरत है क्या? हाँ। कंसेंट की जरूरत है क्या? हाँ। तो तीनों में उनकी कंसेंट की जरूरत है भाई, स्टेट की। क्वेश्चन नंबर 61 है विच ऑफ द फॉलोइंग Schedule of the Indian Constitution deal with the division of legislative power between the center and the state। ठीक है, legislative power जो है सेंटर एंड स्टेट के बीच में डिवाइडेड है। ऐसा कौन सा शेड्यूल देखता है भाई? 7th शेड्यूल। यूनियन लिस्ट, सेंटर लिस्ट, मतलब यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 62 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1 है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोथ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर आर एम्पावर्ड टू मेक लॉज इन द मैटर रिलेटेड टू क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों एम्पावर हैं भाई, दोनों क्या कर सकते हैं? नियम बना सकते हैं क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर के ऊपर, है ना? सही बात है। बिकॉज लगा के पढ़ते हैं सेकंड स्टेटमेंट, बिकॉज क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर इज सब्जेक्ट मैटर इन द कंकरेंट लिस्ट। ये भी सही बात है, वो इसको जरूर एक्सप्लेन कर रहा है। सो आंसर हो जाएगा ए, बिकॉज स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, स्टेटमेंट बी इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। क्वेश्चन नंबर 63 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन। द चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन शुड बी अ जज ऑफ द हाई कोर्ट। छोड़ते हैं पहला स्टेटमेंट, सेकंड पढ़ते हैं। द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। नो, ये जो चेयरमैन ये अपना ऑफिस होल्ड करते हैं जब तक प्रेसिडेंट उनको बताया है, बिकॉज हर 5 साल में बनता है फाइनेंस कमीशन और इसको चेयरमैन और इसके जो मेंबर, इसमें एक चेयरमैन होता है और 4 मेंबर्स होते हैं, है ना? ये जो एक मेंबर है ये ऐसा मेंबर होगा जो कि इंपॉर्टेंट आदमी है, जिसके पास नॉलेज है इन पब्लिक अफेयर, है ना? नॉलेज इन पब्लिक अफेयर जनरली ये कोई फाइनेंस से मैटर होते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड कोई बड़ा आदमी होते हैं ये, ठीक है ना? पब्लिक अफेयर्स में जो इंपॉर्टेंट नॉलेज रखते हैं। और चौथे मेंबर में भी कोई हो सकता है अच्छा आदमी। जो क्वासी जुडिशियल बॉडी है फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280 के अंदर आता है ये। इट इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, ठीक है। एंड चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। नो, एज मेंशन्ड बाय प्रेसिडेंट। जितने दिन तक बोलेंगे उतने दिन तक होल्ड करना पड़ेगा। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट बिकॉज इट शुड बी अ जज। अब बोल रहा है शुड बोल रहा है, गलत बात है भाई। एंड 5 ईयर बोल रहा है, ये भी गलत है। एंड द रिकमेंडेशन द फाइनेंस कमीशन आर नॉट बाइंडिंग, बिल्कुल सही। दिस आर ओनली एडवाइजरी नेचर, करेक्ट हमसे पूछा तो ओनली 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमको बात करनी है 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। इट प्रोवाइड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर ट्रिब्यूनल फॉर डीलिंग विद रेवेन्यू रिलेटेड मैटर। It proposed to specify fundamental duties of the citizen of India, बिल्कुल सही है। And it transfer education from the state list to concurrent list, ये भी सही है। एंड इसने क्या किया? एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर ट्राइब्यूनल्स को बनाया यार, ठीक है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा ऑल 3। क्वेश्चन नंबर 65 है द पंची कमीशन वॉज सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मोहन पुंची, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, टू
है ना। तो पंची कमीशन और सरकारिया कमीशन जो है ये सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए बनाए गए थे। अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता दोनों पंचायती राज के लिए। शरण सिंह एंड वर्मा कमेटी जो था वो किसके लिए, फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए। क्वेश्चन नंबर 66 है, कंसिडर द फॉलोइंग इनकंसिस्टेंसीज बिटवीन लॉ पास बाय द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, इनकंसिस्टेंसीज इन द कंकरेंट लिस्ट, inconsistencies between law passed by the parliament and the constitution, inconsistencies in the state list. Article 254 of the Indian constitution empower the president to remove inconsistencies in how many of the given matter. Article 254 पावर देता है किसको, प्रेसिडेंट को, कि वो इनकॉन्सिस्टेंसीज को रिमूव कर सकता है। किसके किसके बीच में, पार्लियामेंट एक लॉ बना रहा है और स्टेट लेजिस्लेचर एक लॉ बना रहा है, उनके बीच में, बिल्कुल सही है ना। इनकंसिस्टेंसी अगर कंकरेंट लिस्ट में है तो जो सेंटर जो बनाएगा वो प्रिवेल करेगा, तो सेकंड इज इनकरेक्ट। इनकंसिस्टेंसीज बिटवीन लॉ पास बाय द पार्लियामेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करेगा। इनकंसिस्टेंसी इन द स्टेट लिस्ट, है ना, स्टेट लिस्ट में भी अगर स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट में यहाँ पे देखी जाए, सेंटर जो नाम बनाया स्टेट जो नाम बना दिए, लेकिन सेंटर और स्टेट को प्रेसिडेंट बोल दे कि नहीं भाई तेरा नियम यहाँ पे लगेगा, सेंटर का नियम नहीं लगेगा, तो जो स्टेट लिस्ट है ना वो यहाँ पे क्या करेगा, प्रिवेल करेगा। ठीक है, सो दिस इज इन नॉट, प्रेसिडेंट इसको रिमूव नहीं कर सकता, है ना। सो 1 and 4 तो कौन कौन से मैटर्स में यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी रिमूव कर सकता है, 1 में रिमूव कर सकता है, 4 में रिमूव कर सकता है, तो ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 67 है, which of the following recommended the formation of a permanent interstate council as an independent national forum for consultation of India। ठीक है, परमानेंट इंटरस्टेट काउंसिल बनाने की बात किसने की थी, सरकारिया ने, 1983 में बना था। सरकारिया कमीशन सेंटर स्टेट रिलेशन पे। क्वेश्चन नंबर 68 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जोनल काउंसिल्स एंड देयर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। नो, जोनल काउंसिल्स जो है वो स्टेटूटरी बॉडी हैं, है ना, स्टेटूटरी बॉडी बिकॉज दे आर क्रिएटेड बाय अ लॉ। लॉ कौन सा था, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट एक्ट था 1956 का। उसके अंदर ये बनाए गए हैं। एंड देयर आर 5 जनरल काउंसिल्स इन इंडिया, बिल्कुल सही है। एंड द यूनियन होम मिनिस्टर इज द कॉमन चेयरमैन ऑफ ऑल जनरल काउंसिल्स, ये भी सही है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 69 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कावेरी वाटर डिस्प्यूट वाज एस्टेब्लिश्ड विद द ऑब्जेक्टिव टू रिजॉल्व वाटर शेयरिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन तमिलनाडु एंड केरला। नो, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में है, कर्नाटका नॉट केरला। सो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर गलत हो जाए तो सीधा आपको जाना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत, सीधा आंसर लगा दो 4th। ओके, सेकंड सही होगा ही होगा, सेकंड पढ़ने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 70 है, विथ रेफरेंस टू फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोविजंस, हमको बात करनी है फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोविजंस की। मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर इज नो मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब फॉर सेपरेशन, बिल्कुल सही है भाई। पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर कंटिन्यूएशन ऑन रिपीटेड बेसिस, बिल्कुल सही है, अभी तक कभी लगा नहीं है ये। करेक्ट हमसे पूछा, दोनों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 71 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 352 में बात की गई है, इफ द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, द प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस ऑन द स्टेट सब्जेक्ट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, बिल्कुल सही है। The tenure of the Lok Sabha may be extended beyond its normal 5-year term by a law of parliament for 1 year at a time during national emergency, बिल्कुल सही है यार। करेक्ट हमसे पूछा है, दोनों करेक्ट है, आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट फर्स्टली एम्पावर्ड द वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंस विदाउट कंकरेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के राजी होने के बावजूद भी वाइसरॉय इशू कर सकता है ऑर्डिनेंस। ऐसा कौन सा एक्ट था, उसने ये बताया कि भाई हमारे पास ये इशू कर सकता है ऑर्डिनेंस, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1961 है, इसने एम्पावर किया वाइसरॉय को, वो बिना सहमति के, लेजिस्लेटिव असेंबली के सहमति के बिना भी वो क्या कर सकता है, ऑर्डिनेंस अध्यादेश इंट्रोड्यूस कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है, द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 1 month फ्रॉम डेट ऑफ इट्स इशू, बिल्कुल सही है। जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है दोनों हाउस अप्रूव करने चाहिए 1 month के अंदर।
अब इसमें स्टेटमेंट बिकॉज लगा देता हूँ, बिकॉज द प्रेसिडेंट कैन आइदर रिड्यूस और कैंसल द ट्रांसफर ऑफ फाइनेंस फ्रॉम बोथ दिस फ्रॉम द सेंटर टू द स्टेट ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। देखो दोनों आपस में इंडिपेंडेंटली सही तो है, बिकॉज इस समय जो है फाइनेंस का जो ट्रांसफर है उसको रोक सकता है प्रेसिडेंट, सेंटर से जो स्टेट में जा रहा है उसको, बट ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। क्वेश्चन नंबर 74 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड इन अ स्टेट इन इंडिया। प्रेसिडेंट रूल किस सिचुएशन में हम इम्पोज कर सकते हैं? व्हेन द हंग असेंबली ऑकर इन द स्टेट आफ्टर जनरल इलेक्शन। यस, इस केस में हमारे पास आर्टिकल 356 को यहाँ पे हम इन्वोक कर सकते हैं, एंड 356 डील्स विद प्रेसिडेंट्स रूल। When a constitutional direction of the central government is disregarded by the state government। yes, इस कंडीशन में भी हम प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर सकते हैं। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा बोथ 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 75 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 75 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1 है, एनी डिस्प्यूट राइजिंग आउट ऑफ और इन कनेक्शन विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इंक्वायर्ड इनटू एंड डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट हुज डिसीजन शैल बी फाइनल। बिल्कुल सही है, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा और वो फाइनल होगा। यहाँ पे बिकॉज लगा देता हूँ, बिकॉज द पार्लियामेंट में बाय लॉ रेगुलेट एनी मैटर रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है, बट ये दोनों आपस में एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। पार्लियामेंट जो है लॉ से रेगुलेट कर सकता है कोई भी मैटर जो कि प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के साथ रिलेटेड है। डिस्प्यूट को नहीं देखेगा, मैटर्स को देख सकता है, डिस्प्यूट को सुप्रीम कोर्ट। करेक्ट हमसे पूछा गया है, दोनों करेक्ट हैं, बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 76 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, the elected member of the legislative assembly of the state, the elected member of the legislative assembly of the union territories of Delhi and Chandigarh, how many of the above constituents of the presidential electoral college। प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हो? प्रेसिडेंट एक बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी में बड़े बड़े लोग होते हैं। बड़े बड़े लोग कौन होंगे? जो इलेक्टेड होंगे। ठीक है, सो यहाँ पे इलेक्टेड चीजें आती हैं। सो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यस। इलेक्टेड एमपीज, elected members of the legislative assembly, yes। elected members of the legislative assembly of Delhi and पुडुचेरी। पूरा पढ़े बिना मत आगे बढ़ना, यहाँ पे पुडुचेरी नॉट चंडीगढ़, सो दिस इज इनकरेक्ट। सो हमारे पास ओनली 2 आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। क्वेश्चन नंबर 77 है, विथ रेफरेंस टू द पावर ऑफ द गवर्नर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है, रिजर्वेशन ऑफ अ बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, recommendation for the position of the president's rule in the state, appointment of chief minister who has no party, has a clear cut majority in the state legislative assembly। in how many of the following cases the governor enjoy a constitutional discretion in the India। ठीक है, constitutional discretion है कि वो रिजर्व कर सकता है बिल को फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, यस। ना इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल कर सकता है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन है, बट कोई पार्टी का मेजोरिटी नहीं है तो एक सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन है, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली 2 आर दी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 78 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नर इन इंडिया। हमको बात करनी है गवर्नर के रिगार्डिंग। द गवर्नर कैन पार्डन सेंटेंस इन्फ्लिक्टेड बाय कोर्ट मार्शल, नो। प्रेसिडेंट पार्डन कर सकता है, गवर्नर के पास इतना पावर नहीं है। गवर्नर कैन पार्डन अ डेथ सेंटेंस, नो। डेथ सेंटेंस को सिर्फ प्रेसिडेंट पार्डन कर सकता है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट इज नाइदर 1 नॉट 2। क्वेश्चन नंबर 79 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1 है, द प्रेसिडेंट होल्ड द पावर टू रिव्यू एंड इंस्पेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। बिल्कुल सही है, प्रेसिडेंट इसको रिव्यू कर सकता है। बिकॉज लगा के देखता हूँ, सेकंड स्टेटमेंट, बिकॉज द प्रेसिडेंट इन हिज कैपेसिटी एज द विजिटर कैन ऑथराइज इंस्पेक्शन ऑफ एकेडमिक एस्पेक्ट बट नॉट नॉन एकेडमिक एस्पेक्ट ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी। क्या नॉन एकेडमिक एस्पेक्ट को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता? गलत बात है भाई, इट कैन इंस्पेक्ट नॉन एकेडमिक एस्पेक्ट एज वेल। सो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 80 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। पार्डनिंग पावर के बारे में बताना है। द पर्पस ऑफ reprieve is to enable the convict to have time to seek pardon or commutation from the president। बिल्कुल सही, reprieve is an interval।
1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। रिप्राइव और इंटरवल दोनों में क्या है भाई, रिप्राइव और इंटरवल दोनों में 8 वर्ड है। सो ये एक इंटरवल है जिसमें क्या कर पाए, जो आदमी है कन्विक्ट है वो क्या करे, माफी मांग पाए प्रेसिडेंट से, ये सही है। रिमिशन, रिमिशन का मतलब है समय, रिमिशन, रिमिशन मतलब टाइम, रिमिशन मतलब टाइम, टाइम को कम करना। 5 साल 10 साल का था उसको 5 साल कर देना, इसमें सब्सटेंस चेंज नहीं होता, ठीक है। लाइटर फॉर्म में जाता है कम्यूटेशन के अंदर। कम्यूटेशन के अंदर क्या होता है भाई, जो नेचर है वो चेंज हो जाता है, नेचर चेंज हो जाता है ना। सपोज अगर वो डेथ सेंटेंस था तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया जाता है, इसको बोलेंगे कम्यूटेशन, ठीक है। बट रिमिशन में टाइम कम होता है, सो दिस इज इनकरेक्ट। रिमिशन डिनोट्स द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फ्रॉम लाइटर फॉर्म, नो इट इज नॉट, इट इज नॉट रिमिशन, इट इज सब्स्टिट्यूशन, सो सेकंड इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 81 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1 है, अ मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस कैन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है, ऑल इंडिया सर्विस का IAS IPS IFS जो है वो अपील कर सकते हैं टू दी, है ना, जो स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर है उसको प्रेसिडेंट के साथ अपील कर सकते हैं प्रेसिडेंट से, बिकॉज आर्टिकल 311 of the constitution says that civil servant cannot be removed or dismissed by any authority which is subordinate to the authority which he was appointed। तो अपॉइंट किया सेंटर ने, और बिल्कुल सही भी है कि आर्टिकल 31 ये बोलता है कि इसको नीचे वाला अथॉरिटी रिमूव नहीं कर सकता, डिसमिस नहीं कर सकता, तो ये भी सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है फर्स्ट स्टेटमेंट का, तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 82 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। हमको बात करनी है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। द चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, no it hold office during the pleasure of the president। salaries, allowances and other condition of the service of the chairperson of the state human right commission are determined by the governor, no it is determined by the state। देखो इसको अपॉइंट तो कौन करता है, गवर्नर, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को, बट इसको रिमूव कौन करेगा, प्रेसिडेंट। सो इट होल्ड ऑफिस अंडर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, एंड इसकी जो सैलरी है वो स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करता है, नॉट बाय द गवर्नर, सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है भाई, करेक्ट कोई सा भी नहीं है, नाइदर 1 नॉट 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट टेक पार्ट इन द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है। यहाँ पे इम्पीचमेंट में इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड दोनों काम करते हैं, नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड दोनों काम करते हैं, बट जो इलेक्शन के समय था सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड लोग। Only the elected MPs take part in the election of the president, बिल्कुल सही है। Members of the legislative assembly take part in election of the president but not in the impeachment process, बिल्कुल सही है। लेकिन ये member of the legislative assembly बोल रहा है, ये elected members जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, बट उसमें सही मान के चलो, बिकॉज कुछ समय में आपको मानना पड़ेगा कुछ चीज़ें, ठीक है ना, उतने ज़्यादा डेप्थ में ना दी। तो करेक्ट हमारे पास पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा तीनों। क्वेश्चन नंबर 84 है, विद रेफरेंस टू द इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमको बात करनी है इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट वोट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन वोट करेंगे, इलेक्टेड मेंबर्स। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट वोट इन द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट, गलत बात है भाई। इम्पीचमेंट में तो नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड दोनों वोट कर सकते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन वोट इन द रिमूवल प्रोसेस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है। राज्यसभा के अंदर जो लोग हैं वो इसमें वोट करते हैं, एंड राज्यसभा में दोनों आते हैं, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इज कैन वोट, सो करेक्ट हमसे पूछा तो ओनली 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। द प्राइम मिनिस्टर कैन बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा ओनली, नो, राज्यसभा से भी मेंबर बन सकते हैं, जैसे कि हमारे पास मनमोहन सिंह राज्यसभा के मेंबर थे। द टर्म ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट फिक्स्ड एंड ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है यार। द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, नो, इट इज डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा है, ओनली 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फीचर ऑफ द कैबिनेट कमिटी इन इंडिया। कैबिनेट कमिटी के फीचर्स की बात करनी है, एंड दे आर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है।
एंड नॉन कैबिनेट मेंबर्स आर डिबार्ड फ्रॉम देयर मेंबरशिप। नो, नॉन कैबिनेट मेंबर्स भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो आंसर हो जाएगा, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा वन ओनली। ना क्वेश्चन नंबर 87 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1 है, अ पर्सन मस्ट प्रूव हिज मेजोरिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली बिफोर ही इज अपॉइंटेड द चीफ मिनिस्टर बाय द गवर्नर। नो, देखो गवर्नर उसको चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है, उसके बाद भी वो उसको मेजोरिटी प्रूव कर सकता है, ठीक है। मस्ट प्रूव बिफोर बोल रहा है ना, अपॉइंट करने से पहले प्रूव करना पड़ेगा ये जरूरी नहीं है भाई, अपॉइंट करने के बाद भी प्रूव कर सकता है। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। अगर फर्स्ट इनकरेक्ट है तो आंसर सीधा क्या हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 88 है, इस बार के जो प्रीलिम्स 2023 था वहाँ पे बहुत सारे असेसन वाले क्वेश्चन थे, इसीलिए हमने इस पैटर्न पे यहाँ पे अपना आंसर किया, बिकॉज यूपीएससी का एक ट्रेंड देखने को मिला भाई कि यूपीएससी पहले एक साल क्या करती है, ट्रायल मोड में डालती है, दूसरे साल फुल फ्लैज जैसे क्वेश्चन देती है। बस पिछले 2022 में जो ट्रायल मोड में जो ओनली 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट ये सब किया जो अप्लाई किया था वो फुल फ्लैज में डाल दिया 2023 में। उसी प्रकार जो ट्रायल में 2023 में असेसन रीजन डाला था उसको फुल फ्लैज में 2024 में डाला जा सकता है, इसलिए हम यहाँ पे असेसन रीजन वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इन फाइनेंशियल मैटर द राज्यसभा हैज लेस पावर देन लोकसभा। बिल्कुल सही है यार, मनी बिल तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पास प्रेजेंट होता है। ओनली द लोकसभा कैन वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट। बिल्कुल सही है, बिकॉज यहाँ पे ये तरह से एक्सप्लेन भी कर रहा है, दोनों सही भी है, तो करेक्ट हमसे पूछा गया है। फर्स्ट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, सेकेंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 89 है, consider the following statement, both the central and the state government can borrow funds either within India or outside India to meet various expended। No, सेंटर जो है वो आउटसाइड इंडिया बोरो कर सकता है, बट स्टेट आउटसाइड इंडिया बोरो नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट इंडिया के अंदर से बोरो कर सकता है। फर्स्ट गलत है, सीधा आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 90 है, कंसिडर द फॉलोइंग मैटर्स। ऑर्डिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। The Constitution of India provides for a joint sitting of the two houses of the parliament when there occur a deadlock on how many of the above। सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी बिल्स में डेडलॉक होगा तो जॉइंट सिटिंग कर सकते हैं, रिमूवल प्रेसिडेंट में नहीं कर सकते यार, उस सब चीज़ों में मैटर नहीं किया है, उस सब चीज़ों में बात नहीं की गई है जॉइंट सिटिंग की। क्वेश्चन नंबर 91 है, कंसिडर द फॉलोइंग मैटर। Prescribing residence is a condition for certain employment or appointment is a state in a state or union territory। Legislature of states has the power to make laws with respect to how many of the given matters। ठीक है, लेजिस्लेचर बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर क्या नियम बना सकता है, रेसिडेंस को ऐसा क्राइटेरिया बना सकता है भाई एम्प्लॉयमेंट के लिए। नो, इसमें पार्लियामेंट ही कर सकता है इसको। एम्पावरिंग कोर्ट अदर देन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू इशू डायरेक्शन ऑर्डर एंड रिट्स ऑफ ऑल काइंड फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। नो, इसको भी यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकता। प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर दोज एक्ट दैट आर डिक्लेयर्ड टू बी ऑफेंस अंडर द फंडामेंटल राइट्स, है ना। फंडामेंटल राइट्स में जो ऑफेंसेस हैं क्या उसके रिगार्डिंग ये पनिशमेंट प्रिस्क्राइब कर सकता है स्टेट लेजिस्लेचर? ना भाई, इसमें भी पार्लियामेंट के पास ही पावर है ना, इसमें भी पार्लियामेंट के पास ही पावर है, इतना पावर नहीं स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर। ठीक है, तो हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट क्या है यहाँ पे, मतलब कौन कौन से स्टेट लेजिस्लेचर नियम बना सकता है, तो इसमें से किसी में नियम नहीं बना सकता, सब पार्लियामेंट के पास पावर है। क्वेश्चन नंबर 92 है, नो एक्सपेंडिचर कैन बी इनकर्ड विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट बिकॉज द इंडियन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाइक दैट ऑफ ब्रिटेन इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट। नो, इंडिया के अंदर सोवरेनिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, नॉट पार्लियामेंट। सेकंड इज इनकरेक्ट, तो आंसर हो जाएगा सीधा 3। क्वेश्चन नंबर 93 है, विद रेफरेंस टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951 कंसिडर द फॉलोइंग। होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, है ना, 1951 के अकॉर्डिंग बताना है। होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये आरपीए 1950 के अंदर है। किसको बनाएंगे उसके रेफरेंस में हम बात होती है, 50 में पहले फिर बाद में हटाने वाले की बात। पर्सन इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, यहाँ पे ये भी 1950 के अंदर बात करता है। पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस रिजल्टिंग इन इम्प्रिजनमेंट ऑफ 6 मंथ और मोर। नो, ये 2 साल या फिर उससे ज़्यादा है, तो लेकिन ये तो गलत स्टेटमेंट ही है ना। प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप, यस, जो दूसरे ग्रुप के बीच में लड़ाई झगड़ा कर रहा है
ठीक है ना, वो डिसक्वालीफाइड है एज बीइंग अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, ये 1951 में बताया गया है, ठीक है। तो ओनली वन प्रोविजन जो कि 1951 के एक्ट में बताया गया है। 94 नंबर क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू राज्यसभा इलेक्शन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ कैंडिडेट हैड टू बी एन इलेक्टर इन द स्टेट फ्रॉम वेयर ही इज कंटेस्टिंग द राज्यसभा इलेक्शन। नो, जहां से वो कंटेस्ट कर रहा है कोई आदमी राजस्थान का है, वो मुंबई से भी कर सकता है, सो दिस इज इनकरेक्ट। वोटिंग इज डन थ्रू अ सीक्रेट बैलेट, नो इट इज डन थ्रू ओपन बैलेट, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा तो दोनों इज नॉट करेक्ट, बोथ 1 and 2 इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95 है, अ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज इंडिविजुअली रेस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट। इंडिविजुअली किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये प्रेसिडेंट को रेस्पॉन्सिबल है, एंड कलेक्टिवली टू लोकसभा, इंडिविजुअली टू द प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 96 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट अ मेंबर ऑफ द लोकसभा एज ए स्पीकर प्रोटेम। बिल्कुल सही है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है स्पीकर प्रोटेम को। व्हेन द न्यू स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द हाउस, द ऑफिस ऑफ द स्पीकर प्रोटेम सीजेस टू बी एग्जिस्ट। बिल्कुल सही, जब नया स्पीकर आता है तो इसका जो ऑफिस है वो खत्म हो जाता है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, दोनों करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन पार्लियामेंट, amendment of the Indian Constitution, setting up a all Indian service, creation of new state or alteration of state boundaries, making law enforcement in the state list. In how many of the above cases the Rajya Sabha enjoy more power than Lok Sabha? राज्य सभा का पावर ज़्यादा कहाँ पे है ना। अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन में तो सेम पावर है दोनों के अंदर। सेटिंग अप एन ऑल इंडिया सर्विस, बिल्कुल सही है यार, यहाँ पे ज़्यादा राज्य का पावर है, बिकॉज इसके बिना यहाँ पे आप नहीं कर सकते नया पावर, नहीं राज्यसभा ना बोल दे तो खत्म है, नहीं बन पाएगा। नया स्टेट बना सकता है पार्लियामेंट अपने आप में, तो इसमें राज्यसभा कोई वो रोल नहीं है। बट अगर स्टेट लिस्ट में कोई लॉ बनाना है तो पार्लियामेंट राज्यसभा को एम्पावर करना पड़ेगा। आर्टिकल 259 है ये, आर्टिकल 250 है ये, ठीक है। सो यहाँ पे ओनली 2, ओके। सो ये प्रोविजन और ऊपर जो है 249 में बात की गई है कि हाँ स्टेट लिस्ट में लॉ बना सकता है पार्लियामेंट, जब स्टेट उसको बोले तो। एंड ऑल इंडिया न्यू सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस बना सकता है, आर्टिकल 312 में बोला गया है जब स्टेट ये बोले तो ऑल इंडिया सर्विस बना सकता है, बिना स्टेट के मर्जी के नहीं बना सकता कोई भी नया ऑल इंडिया सर्विस। जैसे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की बात हो रही है तो स्टेट जब तक ना बोले नहीं बना सकता पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 98 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। हमको बात करनी है स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली की। He decides the question of disqualification of a member of the assembly under the 10th schedule of the Indian Constitution, बिल्कुल सही है, और उसका डिसीजन फाइनल होता है। And he is the chairman of the business advisory committee of the state, बिल्कुल सही है। And he decide whether a bill is a money bill or not, and his decision on this question is final, बिल्कुल सही है। ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है इसके लिए आप जा सकते हो, इट इज सब्जेक्ट जुडिशियल रिव्यू, बट मनी बिल और है कि नहीं इसके लिए नहीं जा सकते भाई। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा तीनों। क्वेश्चन नंबर 99 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इंडियन पार्लियामेंट इज अ सोवरेन बॉडी लाइक द ब्रिटिश पार्लियामेंट। नो, इंडियन पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है ना, कॉन्स्टिट्यूशन सोवरेन है। ब्रिटिश पार्लियामेंट सोवरेन है, बट इंडियन पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे दबा हुआ है, इट इज नॉट सोवरेन। द वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, बिल्कुल सही है यार। ऐसा लोगों को लगेगा बट इट इज इनकरेक्ट, बिकॉज जो वेस्टमिंस्टर मॉडल है इट इज बेस्ड ऑन कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। इट इज बेस्ड ऑन कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, नॉट ऑन द सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। तो करेक्ट हमसे पूछा है तो नाइदर वन नॉट टू इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100 है, अ यूनिटरी गवर्नमेंट इज अ सिंगल गवर्नमेंट दैट इज द नेशनल गवर्नमेंट इन विच में नॉट क्रिएट रीजनल गवर्नमेंट, बिल्कुल सही। यूनिटरी गवर्नमेंट में एक ही गवर्नमेंट होता है सेंटर, रीजनल गवर्नमेंट नहीं होता, वो चाहे तो क्रिएट ना करे रीजनल गवर्नमेंट। द फेडरल गवर्नमेंट मे और मे नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बिल्कुल सही है, मे और मे नॉट, एब्सोल्यूट नहीं है यार स्टेटमेंट। अ यूनिटरी गवर्नमेंट हैज अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, लेकिन ये सही तो है बट हैज अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, वो राइट मे और मे नॉट है ना। यूनिटरी गवर्नमेंट बहुत जगह है लेकिन वहाँ पे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहाँ पे भी अमेंडमेंट होते हैं,
सो दिस इज इनकरेक्ट। एंड ऑल्सो जो सेकंड है ये बोल रहा है फेडरल गवर्नमेंट में और मे नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। नो, फेडरल गवर्नमेंट जो है, सपोज यहाँ पे सेंटर भी है एंड स्टेट भी है, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना जरूरी है, बिकॉज अगर स्टेट में बनाया ही क्यों हो भाई जब तुम इसकी बात ही मनवा रहे हो। सो फेडरल गवर्नमेंट के लिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज मस्ट, सो इट इज नॉट मे एंड मे नॉट। तो करेक्ट हमसे पूछा तो ओनली वन इज करेक्ट, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। सबमिट करते हैं टेस्ट, टेस्ट का रिजल्ट है ब्रो।